नमस्कार दोस्तों, 8:30 बजे के इस शो में आपका स्वागत है। विपक्ष के चेहरे पर एक ऐसी कालिख तो पुत चुकी है, जो बहुत लंबे समय तक याद रखी जाएगी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत हुए धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा में नहीं देने दिया गया। और बुधवार की शाम को जो कुछ हुआ, उसके बारे में बृहस्पतिवार को खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूरे देश को उसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके पास ये सूचना थी कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री के पास जाने वाले थे जब वो लोकसभा के जरिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते, और उनके साथ कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था। उनके साथ धक्का मुक्की हो सकती थी, उनके साथ मारपीट हो सकती थी। और इस सूचना के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया कि आप आना टाल दीजिए। तो प्रधानमंत्री ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। लेकिन रात होते होते ही हम लोगों के पास ये सूचना आ गई थी कि प्रधानमंत्री अब लोकसभा में नहीं बोलेंगे। वो राज्यसभा में बोल सकते हैं, जो अपेक्षाकृत ऑर्डर में है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को और उनके सलाहकारों को ये बात पता लगी, उन्होंने राज्यसभा को भी डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की और उससे पहले हंगामा शुरू किया राज्यसभा के भीतर भी। जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए आए तो शुरू के 5-7 मिनट लगातार इनकी नारेबाजी होती रही और उसके बाद पता नहीं किसने इनको अकल दी थी, ये वॉकआउट कर गए और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना भाषण पूरा किया। प्रधानमंत्री ने उन सारे कारणों का उल्लेख किया राज्यसभा में कि ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं। उस पर हम आएंगे, चर्चा करेंगे। पहले अपने दोनों खास मेहमानों को जोड़ लेते हैं। बाबा रामदास जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और हमेशा की तरह वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। तो पहले जरा लोकसभा अध्यक्ष को सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या सूचना दी है सदन को और देश को, जो बेहद गंभीर है, बेहद गंभीर है। सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। ये लोकसभा अध्यक्ष ने डिटेल जानकारी दी कि कल ये लोग सदन में क्या इरादा करके आए थे और महिलाओं को इन्होंने प्रधानमंत्री की चेयर के पास क्यों भेजा था, जिनमें 6 महिलाओं के नाम सामने आ भी गए हैं। जाहिर है जो नफरत है प्रधानमंत्री के प्रति इनके सीनों में, वो कल खुल करके सामने आ गई और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
जुबान पर भी आ गई। जरा प्रधानमंत्री को सुन लेते हैं, फिर एक एक करके अपने विद्वान मेहमानों के पास चलते हैं। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वो इसलिए है, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है आपको। हमने, नेहरू जी ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, सिंधु जल समझौता करके। उस सिंधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया। क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस की परेशानी कुछ और है। ये पचा नहीं पा रहे कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है? और इसलिए वे, एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आदरणीय सभापति जी, ये तो मान करके बैठे थे। उनका लोकतंत्र, संविधान के कोई लेना देना नहीं। उनको तो लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके परिवार की जागीर है, उस पर कोई और बैठ नहीं सकता। ये जो उनके भीतर में नफरत पड़ी हुई है ना, मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है ना, उसका परिणाम है। और इसीलिए कोई क्यों बैठा, हमारा पैतृक अधिकार था, इसलिए मोदी की कब्र खोदने का नारा लेकर के वो चल रहे हैं। भट्ट साहब, जब से बजट सत्र शुरू हुआ है, जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन तो छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट में जो कुछ किया गया है इनके द्वारा बेहद शर्मसार करने वाला है। बिट्टू को गद्दार बताना, किसी को कुछ भी कह देना, टपोरियों की तरह खड़े होकर के फब्तियां कसना, प्रधानमंत्री जब बोलने वाले हों तो महिलाओं को आगे करके उनके पीछे छिपना, हमले की कोशिश करना प्रधानमंत्री पर, और उनका चरित्र हनन करना कि एप्स्टीन फाइल में अभी बहुत माल है, इस तरह की बातें करना। क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी इज वेरी कंसिस्टेंट। जिस तरीके से वो इंडियन स्टेट को, प्राइम मिनिस्टर को, भारतीय जनता पार्टी को, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को लगातार उनकी जो लेजिटिमेसी है, जो उनकी वैधता है, वो उसको लगातार जो है चैलेंज कर रहे हैं और उसको कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नहीं हरा सकते, तो इसके लिए उन्होंने बिल्कुल जो आदर्श जो रूल बुक है कम्युनिस्टों की, वो उसी के अनुसार चल रहे हैं। आप देखिए, चाहे 2018 में रफाल डील हो, वो जो है, जो उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है, तब से लेकर के, और बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा है 25 साल से
वो नरेंद्र मोदी की जो वैधता है, जो उनकी साख है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, उसको वो नष्ट करना चाहते हैं। और कल ये बात राहुल गांधी ने खुल के संसद भवन के सामने कह भी दी है कि नरेंद्र मोदी की इमेज का जो गुब्बारा है, वो 1,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया है। हम इसको ध्वस्त कर देंगे। कल राहुल गांधी ने साफ-साफ कह दिया। और अगर वो अगर अनुभवी नेता होते और उनको पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें होती और अगर उनमें ये सलाहियत या समझदारी होती, तो वो इसी बात को थोड़ा-सा सॉफ्ट शब्दों में कहते, जैसा कि राजनीति में शिष्टाचार में कहा जाता है। कोई कभी एक नेता पार्टी छोड़ के एक नेता अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया, तो उसकी उसकी निंदा की जाती है। उसके ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं और उसके पॉलिटिकल एक्शन पे सवाल उठाए जाते हैं। उसकी साख को खत्म करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसको गाली नहीं दी जाती है। राहुल गांधी तो सीधे गाली दे रहे हैं, गद्दार है। और 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 आज जो सबसे बड़ी बात देखने को आई है कि प्राइम मिनिस्टर में गजब का धैर्य है। 5 साल से नरेंद्र मोदी को जब आपको याद होगा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जब एक साल जो है किसी कानून के नाम पर जिहाद किया गया और सारे जिहादी खालिस्तानी और क्रिश्चियन मिशनरी यानी पंचमक्कार जो हैं आपके मुल्ला मैकाले मार्क्सवादी मिशनरी और मीडिया सब इकट्ठे थे। तब से ये नारा वहां नारा लग रहा था, मर गया मोदी, मर जा मोदी, मोदी तेरी खबर खुदेगी। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल जो है बाद इसका आज इसका जवाब दिया है और पूरे संदर्भों के साथ दिया है कि क्यों कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो 6 महीने में ही ढेर हो गया अ, मोदी के धैर्य के सामने। तो नहीं, नहीं, आज जो है उसके प्राइम मिनिस्टर उसके बाद तो हवाई अड्डे पर जब पवन खेड़ा को असम की पुलिस गिरफ्तार करने जा रही थी, तब वहीं एयरपोर्ट के नीचे बैठ करके हवाई जहाज के नीचे बैठ करके कांग्रेसियों ने भी यही नारा लगाया था, मोदी तेरी खबर खुदेगी। हाँ, हाँ। और वो सुप्रीम कोर्ट से उनकी अरेस्ट पे स्टे है और वो मामला लखनऊ में हरजगन थाने में दर्ज है, उसको वो ट्रांसफर हो गया था। अभी उसमें आगे कार्रवाई नहीं हुई है। तो राहुल गांधी ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि जो सन 52 में इस लोकसभा का गठन हुआ था पहले संसद चुनाव के बाद, तो राहुल गांधी अब कांग्रेस की राजनीति को जहां ले गए हैं, उससे वो केवल एक बात को बहुत स्पष्ट रूप से साबित करता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कुछ महीने पहले कहा था, ये कांग्रेस अब माओवादी मुस्लिम लीग बन गई है। राहुल गांधी ने ये अब बिल्कुल साबित कर दिया कि वो उससे भी आगे जा चुके हैं। और राहुल गांधी को ये शायद एहसास नहीं है, कांग्रेस भारत की एक राष्ट्रवादी मध्य मार्ग की पार्टी थी और राष्ट्रवादी मध्यमार्गी पॉलिटिकल स्पेस पे कांग्रेस का एकाधिकार था, बल्कि राजीव गांधी के जमाने तक रहा। 98 में सोनिया गांधी के पदार्पण के बाद से कांग्रेस ने जिस तरीके से राष्ट्रवादी मध्यमार्गी स्पेस को धीमे-धीमे विकेट करना शुरू किया है, आज वहां पे बीजेपी पूरी तरीके से आज बीजेपी का एकाधिकार होता जा रहा है। तो अब केवल भारत में जो अतिवादी एक्सट्रीम जिहादी वामपंथी जो पॉलिटिकल स्पेस है, वहीं पे अब राहुल गांधी वहीं पर खड़े हैं। तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी की भाषा और तीखी होगी और ज्यादा राष्ट्रद्रोही होगी, एंटी हिंदू होगी, एंटी सनातन होगी, एंटी मोदी होगी, एंटी बीजेपी होगी और उनको मालूम है कि वो जितना अतिवादी दृष्टिकोण अपनाएंगे, उतना ज्यादा उनका मुसलमानों का और अन्य ऐसे वर्ग जो बीजेपी को वोट देने से परहेज करते हैं, वो कांग्रेस के साथ जुटेंगे। इसी रणनीति के साथ राहुल गांधी काम कर रहे हैं और ये उम्मीद करना कि राहुल गांधी अपनी इस राह से में कुछ परिवर्तन होगा या हटेंगे या बदलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदुओं में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो राजनीति के मुद्दे पे बहुत भावुक होता है और छोटे-मोटे मुद्दों से वो जो है वो भले कभी वोट देता हो बीजेपी को मोदी के नाम पर, लेकिन वो कोई सरकार बीच में कोई एक फैसला कर लेती है, तो वो तुरंत मोदी के खिलाफ हो जाता है और वो भी गाली देने लगता है। तो उनको लगता है कि जो उनकी जो एक पॉलिटिकल स्पेस इस अपोजिशन में है, वो तो संसद में वो तो बनी ही रहेगी एंड आई डोंट सी एनी चेंज। अरे परिवर्तन की बात छोड़िए, आप खुद देख लीजिएगा कांग्रेस का बिहेवियर क्या होता है। इनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आने वाला है और इनको ये लग गया है कि हमने प्राइम मिनिस्टर को झुका दिया, हमने उनको लोकसभा में स्पीच नहीं देने दिया,
तो ये उसको अपनी ये आज भी उसको अपनी बहुत बड़ी जीत मान रहे होंगे। ये हटने वाले नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने बाबा जिस तरीके से तथ्यों के सारे जवाब दिया, राहुल गांधी इसको नहीं मानेंगे। जी। बाबा जी, 2 क्लिप और सुनवाता हूं, उसके बाद फिर आपका इस पर जवाब। करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी ऐसी पटक देती है, ऐसी पटक देती है तो लोगों को। दूसरा, रवनीत बिट्टू के बारे में जो व्यवहार उनके साथ हुआ उस पर। दौरों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने, लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था, और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है, एक शब्द तो बोल लेते। लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य है, उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? जी बाबा जी। जी सर। असल में सर, राहुल जी जो है ना, वो राजनैतिक चुनावी हार की हताशा में वो और उनकी पार्टी इतना डूब चुकी है कि उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तो सर ऐसे में एक बड़ा ना ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है राजनीतिक पार्टियों के पास कि जब आप देश में जमीन पे मैदान पे कुछ न कर सको तो या तो जो आंदोलन है वो आंदोलन करवाओ पब्लिक से, जैसे अभी इन्होंने किसान आंदोलन, सीएए, एनआरसी इस टाइप के कराए, और उनको समर्थन दो, उनको झूठ भड़काओ, या फिर पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करो, पार्लियामेंट में लड़ते झगड़ते हुए नजर आओ। सर वहां ये चक्कर है कि जब आप पार्लियामेंट में लड़ाई करते हैं ना, तो वो उसके ऑडियो विजुअल्स बड़े शानदार आते हैं, और युद्ध भूमि एकदम छोटी सी होती है, और पूरी दुनिया देखती है कि भाई राहुल गांधी तो यार वाकई बहुत जबरदस्त योद्धा है, लड़ रहा है, मोदी से लड़ रहा है। राहुल गांधी अपने वोट बैंक को ये दिखा रहा है कि मैं मोदी से लड़ रहा हूं, मैं भाजपा से लड़ रहा हूं। सर ये सिर्फ ये थिएट्रिक्स है, इससे कोई चुनावी फायदा होता है ये तो उनके 100 चुनावी हारों ने सिद्ध कर दिया कि चुनावी फायदा कुछ नहीं होता। परंतु अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे जरा ध्यान देंगे तो सर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगभग 23 करोड़ वोट मिले और कांग्रेस को 13 करोड़ वोट मिले। तो 13 करोड़ लोग आज भी कांग्रेस को वोट करते हैं, और उन 13 करोड़ को संभाल के रखना
कि वो भी ना चले जाएं कहीं। उनको खुश रखने के लिए, उनको संतुष्ट रखने के लिए, उनको ये मैसेज देने के लिए कि देखिए मैं राहुल गांधी से डरता नहीं हूं, मैं लड़ रहा हूं। तो इसके लिए सर सबसे आसान जो तरीका है ना, वो है संसद को डिसरप्ट करो, संसद में बदतमीजियां करो, संसद में लड़ते हुए नजर आओ। अब उससे आप, हम लोग कहते हैं साहब संसदीय मर्यादा तार तार हो गई, या हो गया वह हो गया। सर 13 करोड़ जो उसके मतदाता है ना, उनको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो इस बात से ही बहुत खुश हैं कि अरे मोदी को गाली दी, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लड़का है भाई, देखो मोदी को गाली देता है, मोदी से बदतमीजी करता है, मोदी के सामने ऐसे खड़ा होकर चाय पी रहा था। सर मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि मैंने आज तक लोगों को पानी पीते तो देखा है संसद में, तो मेरे जीवन में पहली बार मैंने किसी को इस तरह पेपर कप में खड़े होकर ताव से चाय पीते नहीं देखा। अच्छा एक चीज मैं बताऊं आपको, वो जो लालू, वैसे ही द वेरी श्रूड पॉलिटिशियन, पर वो जो उसका वोटर वर्ग था उसको संतुष्ट करने के लिए ऐसी गंवाई भाषा का प्रयोग करता था, ऐसी लंठाई की बातें करते थे, हैं एकदम देसी अंदाज में बातें करते थे। आपको याद होगा जब कांशीराम और मायावती ने नई नई पार्टी बनाई थी तो वो भी ऐसे ही है, फलाने को मारो जूते चार और ये सब करते थे, क्योंकि उस वक्त वो जो उनका वोट बैंक था उसको ये भाषा अच्छी लगती थी। बाद में जब उनको लगा मैच्योर हो गई और अब सिर्फ उस एक वर्ग से सत्ता हासिल नहीं होगी तो इंक्लूसिव बनना पड़ेगा, तो ब्राह्मणों को भी चाहिए, इसका भी चाहिए, उसका भी वोट चाहिए, तो तुरंत सारी आक्रामकता को डाइल्यूट कर दिया। तो सर आज की तारीख में राहुल गांधी में इतनी ताब नहीं है कि सड़कों पे संघर्ष कर सके। सड़कों पे इन्होंने बड़ी लंबी लंबी यात्राएं निकाल के देख ली, उससे कुछ एक भी वोट नहीं बढ़ा। तमाशा बहुत अच्छा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं सर। मीडिया को, हमारे आपके जैसे लोगों को चर्चा करने के लिए क्या शानदार टॉपिक्स मिलते रहे हैं, मीडिया की टीआरपी बढ़िया रही। आज राहुल जी यहाँ पहुंचे, आज राहुल जी ने ये कमाल कर दिया, आज वहां पे आसमान गिर रहा था, राहुल जी ने भाग के गए वहां बल्ली लगा दी, नहीं तो आसमान पब्लिक पे गिर जाता। ऐसी बड़ी अच्छी बातें हुई, वोट नहीं मिला था एक भी। वो 16 दिन या 17 दिन बिहार में लगाए थे ना वोट अधिकार यात्रा, कितने वोट मिले बिहार में? तो राहुल को पता है कि सड़क पे चाहे मैं कुछ कर लूं, एक तो उसके पास संसाधन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। सर बिहार में, मैं तो बिहार पूरा देख के आया, पूरी बिहार यात्रा में राहुल के 500 कार्यकर्ता नहीं थे लेकिन टोटल। दिल्ली का मीडिया और इकोसिस्टम तो है ना उनके साथ। सर एक बात बताइए ना सर, मीडिया तो वो तमाशबीन है जिसके लिए अगर मदारी खेल नहीं दिखाएगा तो वो भीड़ कैसे जुटाएगा? सर मीडिया की रोजी रोटी चलती है। आप दोनों लोग इतने सीनियर मीडिया कर्मी हैं सर, इस प्रकार के थिएट्रिक्स अगर रोज नहीं होंगी तो मीडिया का पेट कैसे भरेगा? सर मीडिया की कैसे टीआरपी आएगी? हम लिखेंगे क्या अखबारों में, हम क्या न्यूज चलाएंगे अगर राहुल गांधी इस प्रकार के कुछ उटपटांग हरकतें नहीं करेगा? तो मीडिया के लिए तो बहुत अच्छा है। और आप तो जानते हैं कि कुत्ते ने आदमी को काट लिया, दिस इज नॉट न्यूज, आदमी ने कुत्ते को काट खाया, ये है न्यूज। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो राहुल गांधी वो सारी न्यूज मीडिया को प्रोवाइड कर रहा है, मीडिया बड़ा खुश है। इसी तरह सर एक और बड़ा फेवरेट व्यक्ति रहा है मीडिया का, अरविंद केजरीवाल, उसकी भी थिएट्रिक्स की कमी नहीं थी, क्या गजब एक्टिंग करता था वो आदमी, रोज मीडिया को गर्मा गर्म खबरें मिलती थी, मीम फेस्टिवल चलते थे। तो सर राहुल गांधी के पास पार्लियामेंट में नौटंकी करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। इसको मैं जिंदा हूं, मैं लड़ रहा हूं, ये दिखाने के लिए पार्लियामेंट के अलावा कोई जगह बची नहीं है। भट्ट साहब आपको जाना है, एक टिप्पणी इस पर करते जाइए। जी 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 जी। स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट ही नहीं किया कांग्रेस ने, कभी स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट ही नहीं किया।
कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप बेचारे अपने, उनको पता भी नहीं था। और इनका तो हाल ये है आदरणीय सभापति जी, अपने घर के स्टार्टअप को भी वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे। यानी तनाव से, कितना भी तनाव हो, मोदी जी ट्रोलिंग से मतलब पीछे नहीं हटते और उनका जो वार होता है वो बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट होता है। देखिए, बाबा जी ने जो बात कही है कि जो संसद का जो बैटल फ्रंट होता है, वहां पे हर लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए। वहां पे सारे जो टीवी चैनल देश भर के हैं, सब वहां इकट्ठे रहते हैं। लखनऊ में जो टीवी चैनल होंगे वो केवल जो है 2-3 दिल्ली वाले, 4 दिल्ली वाले होंगे, बाकी रीजनल होंगे। लेकिन दिल्ली में तो नेशनल टीवी चैनल, लोकल टीवी चैनल और आपके रीजनल टीवी चैनल, हर भाषा का चैनल, वो दक्षिण भारत का हो, मराठी हो, गुजराती हो, सब वहां रहते हैं। सारे न्यूज एजेंसी रहती हैं, सारे भारत की समस्त भाषाओं के अखबार के लोग वहां रहते हैं। तो वहां पे जो है तो उससे जो है ये जो इकोसिस्टम जो है ये मैसेजिंग करता है, जैसा बाबा जी ने कहा कि 13 करोड़ वोटर हैं। तो खास करके जो जिहादी वोटिंग क्लास है, उसका तो बहुत मनोबल बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो जो भी ड्रामा चल रहा है दिल्ली में पिछले 4 दिनों से, कहीं आपको समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके दिखाई पड़ी? तो ये जो तो जब मैं यहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों से कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत नहीं है। अगर यूपी विधानसभा में कांग्रेस से अगर सपा का अलायंस नहीं होगा, तो कांग्रेस को सीटें जो है केवल एक दो मिलेंगी। अगर सपा से अलायंस हो गया तो शायद 4 मिल जाएंगी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एंटी बीजेपी नैरेटिव केवल कांग्रेस खड़ा कर सकती है, जिसका फायदा यूपी में समाजवादी पार्टी को मिलेगा या मिलता है। उसमें ये भी जोखिम है कहीं उसका मुस्लिम वोट छिटक ना जाए। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा, ये ऐसे ही करेंगे और ये लगातार संसद की, जुडिशरी की, चुनाव आयोग की और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, संसद समेत, और प्राइम मिनिस्टर और सरकार और बीजेपी, उसकी क्रेडिबिलिटी को जितना ये डीलेजिटिमाइज कर सकते हैं, जितना इरोड कर सकते हैं, ये उतना करते रहेंगे। और इनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी को गाली देने से, गंदी गंदी गाली देने से, जो इनका लेफ्टी जिहादी इकोसिस्टम है, वो उसको मानसिक रूप से संतुष्टि मिलती है, वो प्रसन्न होता है। उनको हमारी आपकी चिंता ही नहीं है। उनको मालूम है ये सनातनी हिंदू तुमको वोट देगा नहीं। तो जो जिहादी है या जो अन्य वर्ग है, जो किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार को देखना नहीं चाहता है, वो यही 12-13 करोड़ वोटर है। तो और ये बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनके पास कैडर तो है नहीं, यूपी, बिहार, बंगाल कहीं पर भी नहीं है। तो ये केवल इन्होंने यात्रा भी निकाल के देख लिया। पहले अखिल भारतीय भारत जोड़ो यात्रा, तोड़ो यात्रा निकाली, फिर बिहार में निकाली। क्या हासिल हुआ? बिहार में कितनी सीटें मिली? अगर आरजेडी से अलायंस ना होता तो कांग्रेस को 2 सीट नहीं मिलती। तो कांग्रेस का ये जो 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 इस समय बिहेवियर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। और प्रियंका गांधी भी आज जो है स्पीकर के फैसले ने जो घोषणा की, जो अनाउंसमेंट किया कि पीएम ने क्यों अपना स्पीच कैंसिल किया, प्रियंका गांधी उसका भी मजाक उड़ा रही थी और उस पर भी सवाल उठा रही थी। आमतौर पर स्पीकर की रूलिंग पे इस तरीके से टिप्पणी करने की परंपरा नहीं है। तो प्रियंका ने भी कोई परहेज नहीं किया और वो स्पीकर की आलोचना कर रही थी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब आपका। अभी हम और बाबा जी थोड़ा चर्चा करेंगे इस पर, तो आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी मच जुड़ने के लिए। तो बाबा जी, एक और मेरे पास वीडियो है मोदी जी के भाषण का, जरा इसको भी सुन लेते हैं। लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा
यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? ये फर्क है उनकी सोच और हमारी सोच में, ये फर्क है उनके अप्रोच और हमारे अप्रोच में। और मोदी जी ने यहाँ ये भी कहा कि मैं 140 करोड़ जनता को हर समस्या का समाधान मानता हूं। तो ये कांग्रेस जो है, ये लोगों के वोट तो इनको चाहिए, उनमें फूट तो डालनी है इनको, जातिवाद की बात करके, धर्म की बात करके, तुष्टीकरण की बात करके। लेकिन कभी मुझे लगता है कि जो वास्तविक समस्या थी, जिनसे पब्लिक दो चार हो रही थी और उनको पता नहीं कितना लंबा इंतजार करना पड़ता था, उसके प्रति संवेदनशील नहीं थी, बल्कि वो जनता को ही समस्या मानने लगी थी। सर वैसे मैं एक बात बताऊं, नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने एकदम सही कहा था। उनके शासनकाल में वाकई 35 करोड़ लोग उनके लिए समस्या ही थे। सर खाने को राशन नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, चप्पल जूता नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, स्कूल नहीं थी, कॉलेज नहीं थी, यूनिवर्सिटी नहीं थी, समस्या तो थे ही। आज मोदी के सामने 140 करोड़ लोग अपॉर्चुनिटी है। सर आज हम यूपी में हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। आज यूपी में शहरों में 24 घंटे और गांव में 18 से 20 घंटे बिजली आती है। आज यूपी में घर घर में इंटरनेट पहुंच चुका है। अब यूपी में तकरीबन हर घर में एक टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल, स्कूटर है। तो सर 140 करोड़, नाउ वी हैव 140 करोड़ अपॉर्चुनिटीज। उन्होंने कहा कि कभी स्टार्टअप कल्चर को ध्यान ही नहीं दिया। सर उन्होंने कभी 140 करोड़ लोगों का भरपेट खाना खा ले, यही सबसे बड़ा चैलेंज था। अमेरिका से वो लाल गेहूं आया था जो समुद्र में भी फेंकने लायक नहीं था। नेहरू तो वही देश छोड़ के गए थे ना। सर ये तो मोदी है ना कि आज मोदी के पास समस्या है कि चावल और गेहूं रखने के। मैं पंजाब में रहता हूं सर, हर सीजन से पहले किसान चिल्लाने लगता है कि एफसीआई के और पुनसब के गोदाम खाली करो, नई फसल आ गई, फसल रखने की जगह नहीं है। आज भारत में ये स्थिति है कि गेहूं इतना है कि घर में रखने की जगह नहीं है। तो सर ये तो बिल्कुल सही मोदी जी ने कहा कि उनके लिए समस्या रहे होंगे 35 करोड़ 57 करोड़, हमारे लिए तो 140 करोड़ अपॉर्चुनिटी है। सर बात वही है कि आदमी का अपना अपना नजरिया होता है। किसी को वो एक कंपनी ने बोला कि हम फलानी जगह जूता फैक्ट्री डालेंगे, तो 2 लोगों को बोलो जाओ मार्केट की सर्वे करके आओ। तो पहला वाला गया, बोला जी वहां जूता फैक्ट्री डालने का कोई मतलब नहीं है, वहां कोई जूता पहनता ही नहीं। दूसरे वाले ने रिपोर्ट दी, सर इससे अच्छी तो धरती पर जगह नहीं हो सकती जूता फैक्ट्री डालने की, कि वहां तो कोई जूता ही नहीं पहनता ही नहीं, सारी दुनिया को जूते पहना देंगे हम, वहां तो इतने जूते बिकेंगे कि आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। सर दोनों सेल्समैन ने यह देखा था कि जूता कोई नहीं पहनता। एक ने उसको चैलेंज के रूप में लिया, अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया, दूसरे ने हैंड्सअप कर दिए। तो सर राहुल गांधी और उनकी पार्टी शुरू से समस्याओं को देख के हैंड्सअप करती आई है। सर मुझे एक बात बताइए, आज से 10 साल पहले का रेलवे स्टेशन का वो दृश्य आपको याद होगा
जब प्लेटफॉर्म पे जब हम खड़े होते थे तो पटरियों पे सिवाय मानव मल के कुछ दिखाई नहीं देता था और कितनी बदबू होती थी। वो बिल्कुल। दृश्य बीती बात हो गई सर। सर आज तक कांग्रेस ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि हम अपने देश, अच्छा सर एक चीज और, हम लोग ना बचपन में, पिताजी फौज में थे तो हम यात्राएं बड़ी लंबी लंबी ट्रेन में करते थे। हमको बचपन से ही फर्स्ट क्लास का पास मिलता था। तो सुबह सुबह ना 5 से 7 8 बजे के बीच में माँ जो है हमारी, वो खिड़की का डब्बा, गाड़ी का डब्बा शीशा नहीं खोलने देती थी। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि वो पूरा हिंदुस्तान सर सुबह रेल की पटरी के किनारे निवृत्त होता था। सही। वो दृश्य सर वो बीती बात हो गए। तो मोदी ने तो उस चीज को चैलेंज के रूप में लिया ना, और उन चैलेंजेस से पार आए, देश को आगे बढ़ा के ले आए, देश की आज कितनी तो- मूलभूत समस्याओं का निवारण किया। आज तो एक वीडियो वायरल हुआ है 3-4 दिन पहले, जिसमें एक ट्रेन बर्फ के बीच में से जा रही है और उसमें जी, बताया जा रहा है कि ये स्विट्जरलैंड की नहीं है, जम्मू कश्मीर की है। जी तो देखा मैंने वो आज वीडियो। तो हाँ, तो आज तो ये हालत हो गई है भारत की। लेकिन ये जी जो मोदी जी ने कहा ना, आज जो शुरुआत हमने की थी उसी से खत्म भी करेंगे कि ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं, क्योंकि मोदी ने हिंदुस्तान की तस्वीर ही बदल दी है। और इनको लग रहा है कि और 5-7 साल अगर मोदी प्रधानमंत्री रह गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह गई, तो ये कभी सत्ता में वापसी कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे परिवर्तन हो जाएंगे, लोगों के जीवन में इतने आमूलचूल बदलाव हो चुके होंगे। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपने इतना समय निकाला, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। और दर्शकों जय से एक श्री राम। निवेदन है, जय श्री राम। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये अगर चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। बाबा जी के 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी और बाबा जी की खरी खोटी, बाबा की खरी खोटी, दोनों को सब्सक्राइब करें और सहयोग भी करें। 15 फरवरी को बाबा जी बता दीजिए एक बार। 15 फरवरी को वज्र घोष नाम से आप सोशल मीडिया समिट करा रहे हैं। इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज IIHS न्यायखंड इंदिरापुरम गाजियाबाद में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक देश के 28 मूर्धन्य वक्ता, विचारक, यूट्यूब क्रिएटर्स और सोशल लीडर्स पधार रहे हैं। बड़े बड़े नाम हैं, भाऊ तोरसेकर हैं, संजय दीक्षित जी हैं, कंचन गुप्ता साहब हैं, अनुपम मिश्रा जी हैं, ओमकार चौधरी जी हैं, धीरेन्द्र पंडित साहब हैं, कर्नल RSN सिंह, ऐसे 28 नाम हैं। आइए, परिवार को लेके आइए, जरूर आइए, आपका स्वागत रहेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बड़ा